जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी साहब पर। स्टार्ट करते हैं लैब स्टैंड फिजिक्स की क्लास। तो अपने चल रहा था स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में अपन ने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया था, वर्टिकल पढ़ लिया था, ठीक है। अब बात आती है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का संयोजन। यानी कि आपको सिंपल सा पता है कि यदि आपको सवाल दे दे कि भाई कुछ लगा हुआ क्या है, के लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, ठीक है, फिर कैसे भी दे दे, उसमें आप आपसे पूछ ले आवर्तकाल, टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया गया है तो आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि ऐसा कुछ आ जाए कि आपके सामने आ गया, ये वाला सवाल आ गया, मान लो ये K1 K2 K3 तीन स्प्रिंग दी हुई है और एक एम मास लगाया, अब आपसे पूछे कि इसका टाइम पीरियड निकालो, तो आपको फॉर्मूला पता है कि भाई T इक्वल टू 2πm/k। वो एक्चुअली में k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे तो 3k है, K1 है, K2 है, K3 है, तो वो रियल k क्या होगा, इन तीनों का तुल्य, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जो इफेक्टिव k है, स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्या होगा। क्लियर? ठीक, तो सिंपल सी बात है। तो वो यही चीज अपन पढ़ने वाले कि इसके लिए अपने को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यानी कि जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। जिस प्रकार अपन विद्युत धारा वाला चैप्टर होता है उसमें अपन पढ़ते हैं प्रतिरोध, ठीक है, उस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आपने सुना होगा, आर इक्वल टू आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, या फिर 1/r इक्वलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे कुछ फॉर्मूले पढ़े। सिर्फ सेम उसी टाइप के फॉर्मूले यहां पर भी आने वाले। तो टॉपिक है स्प्रिंगों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। यदि एक से दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग यदि मिली हुई है तो फिर उसका इफेक्टिव के है, जो इफेक्टिव स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है, वो क्या होगा, इफेक्टिव स्प्रिंग नियतांक क्या होगा। ठीक, तो पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम सीरीज, उसके बाद बात करेंगे समांतर क्रम पैरेलल। अब ये मैंने माना, अपन मान लेते हैं कि भाई इन सभी का, ठीक है, जो इफेक्टिव है यानी कि प्रभावी के बराबर क्या है, के इक्वलेंट, जो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं इफेक्टिव के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई तीनों स्प्रिंग का मिलकर यदि इसको एक स्प्रिंग की तरह माने, अगर अपन एज्यूम करें कि ये एक ही स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की तरह, तो उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा, उसका के इक्विवेलेंट क्या होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, सीरीज में, इसमें लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है। तो ये के इक्विवेलेंट क्या है, इन तीनों स्प्रिंग का इफेक्टिव, बात क्लियर, इफेक्टिव स्प्रिंग नियतांक या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम पहले तो कैसे होगा, देखो श्रेणी क्रम में ऐसे होगा, हमेशा ध्यान रखना जो दिखता है वो नहीं होता, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी होगा, आपको दिखने में लगेगा ये श्रेणी क्रम, लेकिन होता नहीं है। ऐसे भी सवाल में आपको बताऊंगा एज एग्जाम्पल, ठीक। तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखना जो एक स्प्रिंग का सिरा दूसरी स्प्रिंग के सिरे से लगना चाहिए। इस K1 का सिरा K2 से, जो K2 का सिरा है वो लगा किससे, K3 से, समझ गए, ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बात क्लियर, K1 स्प्रिंग का सिरा K2 से K3, ये जो K1 है वो क्या है, इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये वाली स्प्रिंग 1, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं S1 S2 S3, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 3, बात क्लियर, ठीक। ये K2 ये K3, तीन स्प्रिंग और तीनों किसमें, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें, श्रेणी क्रम, जिसमें इसका एक सिरा तो यहां पर, एक सिरा लास्ट में, और बाकी जो है इसका ये सिरा इससे, इसका ये सिरा इससे ऐसे लगा हुआ, तो ये होता है श्रेणी क्रम। बात क्लियर। अब श्रेणी क्रम में बात क्या होगी एक्चुअली में, श्रेणी क्रम में जब आप खींचोगे ना एक्चुअली में, जब आप जैसे कि मैंने माना कि मैंने द्रव्यमान m को मास को से खींचा, ठीक है, मैंने मान लिया कि इसको मैंने खींचा कितना, x खींच लिया, मैंने इसको खींचा कितना, x, ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम में क्या होगा, जो बल है F,
एफ रहेगा समान, समान सभी स्प्रिंगों में, सभी स्प्रिंगों में, सभी स्प्रिंग में एफ का मान समान रहेगा। एफ क्या रहेगा? समान ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप खींचोगे तो बल लगेगा इनके अंदर, खींचोगे तो बल उत्पन्न होगा। बल तीनों ही स्प्रिंग में सेम उत्पन्न होगा, बल तीनों ही स्प्रिंग में सेम उत्पन्न होगा। ठीक, एफ सेम होगा। ठीक है, तो एफ सेम है, और लेकिन चूंकि होगा क्या कि एक्स मैंने विस्थापित किया, तो ये एक्स क्या होगा? एक्स यहां पे बन जाएगा, एक्स मतलब ये भी हो सकता है, बहुत बार सेम भी हो सकता है, बहुत बार अलग अलग भी हो सकता है। मैंने खींचा एक्स, तो अब ये एक्स खींचा, तो इन तीनों में भी तो कुछ खिंचाव होगा। ठीक है, इन तीनों में खिंचाव क्या होगा? पूरा का पूरा एक्स ऐसे तो होगा नहीं कि इस स्प्रिंग से आएगा। भाई आप 3 स्प्रिंग लगा लो, फिर खींचो, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये स्प्रिंग एक्स खींच जाएगी, नहीं, थोड़ी ये खींचेगी, थोड़ी ये खींचेगी, थोड़ी ये खींचेगी। तो मैंने माना कि एक्स, तो इससे मैंने माना ये खींचा, कितना x1 में खींचा हुआ, इसमें x2 हुआ, और इसमें x3। ये मैं आपको फॉर्मूला डेराइव करके बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, हालांकि लिखने को अपन आपको इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला कहां से, फिर भी चीजें सीखो, क्योंकि सवाल पूछ लो और वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम में आ जाए तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, फॉर्मूला तो हर कोई बता देगा, इसमें फिर बात ही क्या रहेगी कि सर आप अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हो भाई, चीज तो कुछ अलग हटके बताना ना। नहीं तो फॉर्मूला तो बुक में लिखा हुआ है, 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 + 1/k2। अधिकतर लोग जैसा करते हो मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो एक्चुअली में होता कैसे वो समझना जरूरी है। तो क्या बल सेम होगा? बल सेम होगा, लेकिन आप एक्स खींच रहे हो, खिंचाव अलग अलग होगा, थोड़ा ये देगा, थोड़ा ये देगा, थोड़ा ये देगा। तो x1 x2 x3 टोटल x है, x = x1 + x2 + x3, ये होगा। बात क्लियर? अब देखो, अब चूंकि ये x है और मैंने माना कि इसका जो इफेक्टिव पूरी यदि स्प्रिंग है, इसका जो तुल्य तुल्य स्प्रिंग नीयतांक है इफेक्टिव, ठीक है, जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है? k इक्विवेलेंट है। और बल F क्या समान है? बल F क्या समान है? जो बल यहां लगेगा वो पूरा इन तीनों को फील होगा। भाई जो बल इस स्प्रिंग को फील होगा वो इसको भी होगा, इसको भी होगा। ठीक, तो साफ बात है, यहां से आप लिख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप इसको पूरी समीकरण को एक काम किया जाता है कि भाई एक्स को उसकी फॉर्म में लाना है, किसकी फॉर्म में? के में। तो आपको पता है एफ इक्वल क्या होता है? के एक्स। एफ इक्वल क्या होता है? के एक्स। फॉर्मूला आपको ध्यान है? माइनस को एक बार के लिए भूल जाओ, अपन रियल मान देखते हैं। एफ इक्वल टू के एक्स, एक्चुअली रियल मतलब माइनस के एक्स होता है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूले के तौर पर देखते हैं, वैल्यू के तौर पर देखते हैं। ठीक है, एफ इक्वल टू के एक्स, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन के, एफ अपॉन के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एफ अपॉन के इक्वलेंट, के इक्वलेंट। उसी प्रकार ये एक्स आ जाएगा x1, चूंकि इसका भी एफ वही होगा, वही बल फील करेगा, ये एफ k1, एफ अपॉन k2 और एफ अपॉन k3। समझ गए? एफ अपॉन k3। अगर ऐसा होता कि ये तीनों स्प्रिंग सेम स्प्रिंग नीयतांक वाली होती, अगर ये तीनों स्प्रिंग सेम स्प्रिंग नीयतांक या सेम स्प्रिंग कांस्टेंट वाली होती, तो उस कंडीशन में x तीनों के लिए सेम होता। समझ गए? x तीनों के लिए सेम होता है, यानी कि जितना वैल्यू इसकी होती है, x1 की होती है, x2 भी होता, इतना x2 भी होता है। समझ गए? नहीं तो फिर इसमें तो क्या है कि भाई कोई मोटी स्प्रिंग ले लिया आपने, ठीक है, बहुत मोटी वाली स्प्रिंग, उसके छोटे से स्प्रिंग लगा दो, बल तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो छोटी वाली स्प्रिंग है वो ज्यादा खींचेगी, मोटी स्प्रिंग में खिंचाव थोड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें होगी। तो डिपेंड करेगा किस पे? के इक्विवेलेंट, सॉरी k1 k2 k3। यदि स्प्रिंग सेम है तो इनका जो स्प्रिंग नीयतांक वो भी सेम होगा। बात क्लियर? अब देखो यहां से एफ से एफ कैंसिल, 1/k इक्विवेलेंट, 1/k1, 1/k2, 1/k3। अब देखो ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट। अब ऊपर की भले रामायण समझ में आई हो नहीं आई हो, ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए बस, ये फॉर्मूला बोलने नहीं है आपको। 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 1/k3। ठीक, यहां पे अगर 2 है, यदि ये तीसरी स्प्रिंग नहीं होती तो 1/k1 + 1/k2 ऐसे हो जाता। बात क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये पूरा सिस्टम किसमें चेंज हो रहा है? ऐसे।
ये मास है और ये कोई स्प्रिंग है जिसका के इक्विवेलेंट, बस ये समझ लो, ऐसा हो गया आपके सामने। ठीक, अब आपसे कोई पूछे इसका टाइम पीरियड टी, तो टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के इक्विवेलेंट। बात क्लियर? के इक्विवेलेंट कहां से निकालोगे? इस फॉर्मूले से, के इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले से आ जाएगा। बात क्लियर? अब देखो एफ समान रहेगा हमेशा, ये सत्य है, ऑलवेज सत्य है, लेकिन एक्स सेम रहे या नहीं रहे वो गारंटी नहीं है। सेम रह सकता है कब? जब तीनों स्प्रिंग एक ही टाइप की हो, यानी कि इनका स्प्रिंग नियतांक सेम हो, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो। बात क्लियर? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे समांतर क्रम में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में खींचोगे, मैं इससे एक्स खींचता हूं, ठीक है, एक्स खींचता हूं, तो एक्चुअली में क्या होगा भाई, इस मास को पूरा में खींचूंगा एक्स, तो ये पूरा यहां आएगा, तो इनमें भी खिंचाव सेम होगा, यानी कि एक्स क्या होगा? विस्थापन समान होगा। एक्स क्या होगा? एक्स समान होगा। एक्स क्या होगा? समान होगा। बात क्लियर? एक्स समान होगा। लेकिन जो फोर्स है, फोर्स एक्चुअली में अलग अलग भी लग सकता है, सेम भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन एक्स समान होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि फोर्स लगता है अलग अलग। फोर्स क्या लग रहा है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई फोर्स लग रहा है अलग अलग, ठीक। तो क्या होगा भाई, यहां से जो पूरा फोर्स जो एफ उत्पन्न होगा वो किसकी वजह से होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3। बात क्लियर? मैंने माना कि टोटल इसका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है? के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट के एक्स ही होता है, F इक्वल टू के एक्स, ठीक है। इस F1 को क्या लिखोगे? K1x, क्योंकि x तीनों में सेम ही होगा, विस्थापन सेम ही है, K2x प्लस K3x। यहां से क्या आ जाएगा? के इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। ये एक्चुअली जो आपके जो रेजिस्टेंस के लिए होता है, जो प्रतिरोध के लिए आप पढ़ते हो, उसका उल्टा है। प्रतिरोध में क्या होता है? समांतर में इस टाइप वाला फॉर्मूला आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और जो समांतर वाला है वो किसमें? सीरीज में होता है। सीरीज में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर? यहां पे यदि ये स्प्रिंग तीसरी नहीं होती तो 2, ठीक है, K1 प्लस K2। अब बाकी कुछ रामायण पता हो नहीं हो, ठीक है, ये फॉर्मूले पता होना जरूरी है, ठीक है, इतना ही काफी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल पे एडवांस कुछ पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट आए, तो इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताया कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे हुआ, एक्स समान होता है, ठीक है, एफ समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। जब समान समान लगेगा कब? एफ जब तीनों स्प्रिंग सेम टाइप की हो, ठीक। हाँ, तो तीनों स्प्रिंग जैसे सेम टाइप की होगी तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा? के एक्स, ये भी के एक्स, ये भी के एक्स, क्योंकि तीनों का केस सेम होगा। बात क्लियर? तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया? K1 प्लस K2 प्लस K3, और ये 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। बात क्लियर? ऐसा ही आएगा सवाल एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही आपको देखे वो पूछ सकते हैं। होगी बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो दो मस्त सवाल बोर्ड पे, और दोनों शानदार सवाल है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं कि आप क्या क्या गलती एग्जाम में कर सकते हो, ठीक। दोनों में, एक में तो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन ऐसे दिया हुआ है, दूसरा कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है टी, टाइम पीरियड, आवर्तकाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आवर्तकाल, ठीक। अब क्या होगा? होगा क्या मैटर? देखिए ये क्या है? K1 K2 और 10 kg, K1 K2 और 10 kg। तो ये लगा हुआ किसमें है? सीरीज में है। किसमें? सीरीज में दिख रहा है। तो यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुए, इसका एक सिरा दूसरी स्प्रिंग के सिरे से लगा हुआ है, ठीक है। यहां से अपन इसको ऐसे मान सकते हैं कि माना इसका जो तुल्य है संयोजी वो ऐसा होता है 10 kg, जहां पे ये क्या है? के इक्विवेलेंट, ठीक। तो यहां से के इक्विवेलेंट क्या जाएगा? के इक्विवेलेंट 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। दो हुआ तो ऐसे ही होगा सीरीज के लिए। जैसे आप पुट करो वैल्यू 1/K इक्विवेलेंट
1/K1, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 1/0.2। ठीक है, ये एक्चुअली हो जाएगा 1/K इक्वलेंट बराबर 1/K इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा 2 बार 2 इंटू 0.2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/0.1, यानी कि K इक्वलेंट क्या जाएगा, K इक्वलेंट आ जाएगा 0.1। आएगा किसमें भाई, ये न्यूटन प्रति सेंटीमीटर में है, तो इक्वलेंट भी किसमें आएगा, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। बात क्लियर, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है अपना, E इज इक्वल टू 2 पाई m/K, m/K, ठीक है। जो वेलकम वाला होता है उसको उल्टा, वेलकम किसका होता है, इसका होता है वेलकम, ठीक है। किसमें क्या जाएगा उल्टा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/T, तो T के किसमें क्या हो जाएगा m/K, तो T इज इक्वल टू 2 पाई m/K, ठीक है। अब देखो m आपको क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है 10, m कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। और k कितना है 0.1, तो इसको डाल दो यहां पे, नहीं, यही गलती नहीं करनी है, यही गलती नहीं करनी है। ये 0.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, मैंने बताया कि हमेशा फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि यहां पे तो आपने क्या है कि इक्विवेलेंट निकालना था, तो दोनों ही सेम में था भाई, तो दोनों को सेंटीमीटर में जोड़ोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में जोड़ोगे तो मीटर में आएगा, ठीक है, दोनों ही सेम है ना। लेकिन यहां पर फॉर्मूले में हमेशा मास है वो हमेशा ध्यान रखना किसमें आएगा, किलोग्राम में। के का न्यूटन है तो न्यूटन पर मीटर में आएगा, न्यूटन पर मीटर में। आप न्यूटन पर सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते, न्यूटन पर सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में बदलना पड़ेगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में, यानी कि जो आपके पास के इक्विवेलेंट है वह 0.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, इसको बदलना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है, ठीक है। फॉर्मूले में आप वही पुट करोगे, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, आपको पता है सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1/100 मीटर, ये होता है, ये होता है ना कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर की जगह 1/100 m लिख दो, सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर की जगह 1/100 m लिख दो, और 100 जाएगा ऊपर, तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100 10 न्यूटन प्रति मीटर, तो के इक्विवेलेंट क्या जाएगा 10 न्यूटन प्रति मीटर। अब इसको यहां रख दो 10, 10 से 10 कैंसिल, टी इक्वल क्या जाएगा 2 पाई, 2 पाई किसमें सेकंड में, आवर्तकाल है ना, टाइम है ना, तो टी इक्वल टू 2 पाई सेकंड। बात क्लियर, सीख गए कॉन्सेप्ट। अब देखो एग्जाम में सवाल ऐसे ही आता है, देखो एग्जाम में ना बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं होते, वो बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं होते नॉर्मली, मतलब कुछ अगर कोई ऐसा टफ सवाल आता है बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट, तो वो मोस्टली बच्चों से नहीं होता, कुछ एक 10 15 20 25 100 बच्चे वो सॉल्व करके आते हैं, बाकी अधिकतर से नहीं होता। अधिकतर क्या करते हैं, कॉमन गलती जहां पे एग्जामिनर इनको फंसाता है, जानबूझकर वहां फंस जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो देखते नहीं अभी कि भाई न्यूटन पर सेंटीमीटर में, आप क्या करोगे डायरेक्ट 0.1 यहां लिख देते, यहां पर क्या लिख देते डायरेक्ट 0.1, ठीक है, यहां पर डायरेक्ट आप लिखते 0.1, 0.1 लिखते तो पॉइंट हट के 10 ऊपर जाता, 100 हो जाता, 100 का रूट में 10 आता और आंसर आता 20 पाई, और गारंटेड है आपके ऑप्शन में भाई साहब वो एग्जामिनर 20 पाई लिख के रखेगा आपको फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए वो 20 पाई भी लिख के रखेगा, और आप ठीक ठोक, अरे यार आंसर आ गया, क्लियर। जब बाहर आओगे आंसर की चेक करोगे तब जाके मिलेगा, अरे यार गलत कैसे हुआ, फिर आप चेक करोगे आंसर अच्छे से, फिर कभी कहीं किसी यूट्यूब पे वगैरह देखोगे भी हाँ सॉल्यूशन क्या है, फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तब अरे भाई साहब तो सेंटीमीटर में है, तो न्यूटन में करना था। तो बस फिजिक्स टफ नहीं है, इतनी ज्यादा भी टफ नहीं है, एग्जाम में सवाल इसीलिए गलत होते हैं कि आप बेसिक बेसिक चीजों पर ध्यान दें, बहुत बारीक बारीक चीजें उन पे फोकस करना जरूरी है, समझ गए। तो ये तो सभी को पता था कि भाई जो फॉर्मूला है 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, हर कोई
कर लेगा, हर कोई कर लेगा, ठीक है। लेकिन सवाल सही किसका होगा? जिसको बेसिक बेसिक चीजें पता है, ज्यादा टफ नहीं है, वो गौर से देखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सवाल को अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो। ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में है, आपने जो पढ़ा है वो न्यूटन पर मीटर में होता है। फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कहीं पर भी एक तो जो मास है वो रखोगे केजी, लेंथ को रखोगे किसमें? मीटर में, ठीक है, समय को सेकंड में। तीन चीजों का तो हमेशा ध्यान रखना। बात क्लियर? चलिए, तो इसका क्या आ गया? t इक्वल टू 2 पाई सेकंड। अब बढ़ते हैं आगे, यहां पर दिया हुआ k1 इक्वल टू, ये किसमें है? पहले तो ये आप कॉम्बिनेशन किसमें? समांतर क्रम में। किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें है? समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पैरेलल में आपको पता है k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2, तो 0.05 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा? 0.1 न्यूटन प्रति मीटर। 0.1 न्यूटन प्रति मीटर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब न्यूटन प्रति मीटर में ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब देखो, वैसे आप लोग चाहो ना कि सर जैसे कि आपने यहाँ पर इनको न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यों जोड़ा, तो जोड़ तो सकते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर, क्योंकि एक न्यूटन पर सेंटीमीटर में दूसरा न्यूटन पर सेंटीमीटर जोड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन फेल नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या क्या कर सकते हो? स्टार्टिंग में इसको क्या कर दो? न्यूटन पर मीटर में बदल लो, तो ये स्टार्टिंग में क्या जाता? 20 भी जाता, ये बन जाता 20 न्यूटन पर मीटर, ये बन जाता 20 न्यूटन पर मीटर। फिर जोड़ते तो क्या जाता? 10 न्यूटन पर मीटर, इस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर वो आप उसको आगे कर सकते थे, ठीक। हाँ, अब देखो k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 0.1 न्यूटन प्रति मीटर। अब फॉर्मूला क्या? वही t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k, m अपॉन k। अब आपके पास m क्या है? m भाई साहब है 100 ग्राम है। मैंने कहा ना किस में आना चाहिए? मास, केजी में आना चाहिए। मास किस में आना चाहिए? केजी में। तो ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम यानी कि 1000 से भाग देना है, 1000 से भाग, ठीक है। जब भी जो किलो वर्ड आता है ना, किलो वर्ड, जैसे किलो होता है 10 की घात 3, मैंने बताया था पहले भी, किलो मतलब 10 की घात 3। अब आप बोलोगे किलोमीटर यानी कि 10 की घात 3 मीटर, आप समझ रहे हो? अगर आपसे कोई बोलता है कि किलोमीटर, किलोमीटर, तो किलो मतलब होता है 10 की घात 3 और मीटर कहने का मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर। आपसे कोई बोले कि किलो ग्राम, किलोग्राम, किलो यानी कि 10 की घात 3, ग्राम यानी कि जी जो भी है, या फिर हिंदी में लिख लो ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये बेसिक बेसिक चीजें, मतलब इन पे ना फोकस करना पड़ता है। ये कहीं से मतलब, खैर हालांकि मैं तो बता रहा हूं मतलब इतना, लेकिन मुझे कभी किसी टीचर ने बताया नहीं था। हमेशा चीज जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको, ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको इस पे मंथन करना है, चीजें सवाल करो तो देखो एक एक पॉइंट को। ऐसा नहीं कि जल्दी में सवाल आ गया, आपको कोई एग्जाम में भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एक एक सवाल को अच्छे से देखो। अच्छा क्या दिया हुआ? अच्छा किलोमीटर, मतलब ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमेशा आप लोग क्या करते हो, अधिकतर लोग गलती, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर रहे हो, आंसर की मैं देखोगे अच्छा बी है, या ठीक है ओके अपना सवाल हो गया, गड़बड़ वही रहती है। हालांकि सवाल का आंसर भले गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा सही माइंड में सेट होने चाहिए, समझ गए? हाँ, कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में सही सेट होना चाहिए, बस बात। अगर कॉन्सेप्ट सही सेट है तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा, और आपको कोई भी एग्जामिनर आपको घुमा नहीं सकता, ये बात क्लियर है, ठीक। तो m इज इक्वल टू 100 ग्राम बटा 1000, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 0.1 kg, कितना हो जाएगा? 0.1 kg। अब देखो 2 पाई m कितना? 0.1, ये भी क्या? 0.1 न्यूटन प्रति मीटर, 0.1 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई, कितना समय किसमें आएगा? सेकंड में, तो t इज इक्वल टू 2 पाई सेकंड, ये आपको दिख नहीं रहा ना शायद, हाँ, t इज इक्वल टू 2 पाई सेकंड। बात क्लियर? ठीक है, बात क्लियर? उस साइड भी साइड मैंने लिखा, आपको दिखा नहीं, ठीक है। किलोमीटर यानी 10 की घात 3 मीटर, 1000 किलोग्राम यानी कि 10 की घात 3 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। तो ऐसे है चीजें, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सबसे शानदार वाला सवाल, मैंने बताया था ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, अधिकतर जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक। अब देखो, हालांकि बाल तो है नहीं मेरे, फिर भी हाथ घुमाना पड़ रहा है, आदत जाती नहीं है इंसान की। चलो
तो ये है पहला कि भाई एक मास लगा हुआ है ऐसे बीच में, K1 स्प्रिंग एक इस साइड लगी हुई है, एक इस साइड लगी हुई है, ये कोई एक दीवार इस साइड, ठीक है, इस साइड कोई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक भाई साहब जाना था मुझसे ऊपर वाले फ्लोर में, ठीक है, यहाँ मतलब रहते हैं सभी सरकारी आदमी, तो किसी का घर ऊपर है, वो मिलने आए होंगे, बोला होगा कि भाई के वाली बिल्डिंग में, शायद भूल गए गलती से, मेरा वाला K6 है, उनके साथ शायद जाना है, वो मेरे से ऊपर K8 में जाना है उनको। खैर, तो बाय मिस्टेक उन्होंने बेल बजा दिया, जैसे ही मैंने खोला सॉरी सॉरी बोल के निकल गए। तो अब अपन क्या बात कर रहे थे, यही कि भाई ये ऐसे लगा हुआ M, ये ऐसे, इसको चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब कैसा है, अब इसके लिए K इक्विवेलेंट क्या होगा, आपको निकालना है इसका K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट याद करो, इन दोनों के केस में आपको निकालना क्या है, K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट यानी कि प्रभावी स्प्रिंग नियतांक, प्रभावी स्प्रिंग नियतांक, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर तुल्य स्प्रिंग नियतांक भी बोल सकते हो, ठीक है, बात वही है, ठीक। तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, अब देखिए होगा क्या, यहां पे आपको दिख क्या रहा है, दिख तो शायद ऐसे लग रहा होगा ये सीरीज में श्रेणी क्रम में दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना है। थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी मैंने क्या बोली थी, थ्योरी मैंने ये बताई थी कि भाई श्रेणी क्रम में तब होगा जब एक स्प्रिंग का सिरा दूसरी स्प्रिंग का सिरा लगाओ। क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, क्या ये दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी हुई है, क्या इसका सिरा इससे लगा हुआ है या फिर इसका सिरा इससे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, तो ये श्रेणी क्रम में नहीं है, तो फिर कौन सा क्रम होगा, तो श्रेणी क्रम में नहीं है तो कौन सा क्रम हुआ, ये होगा समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कैसे है, क्योंकि आप देखोगे ना एक्चुअली में, यदि आप, ये दो दीवार है, ठीक है, एक इस साइड है एक इस साइड है, मैंने मान लिया कि इसको एक ऐसे ले आओ, ठीक है, इसको ऐसे ले आओ पास पास, तो एक्चुअली में आप देखोगे वो सेम फील आएगा, ये वाला, दोनों को अगर इस साइड रख लोगे तो दोनों के सिरे इससे ऐसा होगा कि भाई K2 भी फॉर एग्जांपल यदि मैं ऐसे ले लूं, K1 ऐसे हो जाएगा, घूम के K2 भी इससे आ जाएगा, इस वाले कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, क्या होगा, ये पैरेलल, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आपको फील नहीं आ रहा वो ऐसे वाला, तो एटलीस्ट इतना समझ लो कि भाई सीरीज के लिए क्या चाहिए, ये सीरीज में तब होती जब ये K1 का एक सिरा K2 के एक सिरे से लगा हुआ होता, दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी होती, तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता, श्रेणी क्रम होता। तो ऐसा नहीं है, अब श्रेणी क्रम में नहीं है तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में नहीं है तो क्या होगा, समांतर क्रम। अब इनके बीच वाला मैटर तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई बीच वाला मैटर तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान वाली चीज तो नहीं है कि भाई लड़का नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि लड़की ही हो, बीच में मैटर हो सकता है, लेकिन यहां पे दो ही चीजें हो सकती है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, ठीक, बात समझ गए। तो ये श्रेणी क्रम में नहीं है, मतलब किसमें हो गया, समांतर में, सीरीज में तो है नहीं, सीरीज वाले रूल को फॉलो नहीं करता, तो किसमें आ गया, समांतर क्रम में। तो ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने बताया, और एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसे, अगर इसी सवाल को यदि टफ करना है तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, ये सीरीज में नहीं है, ये किसमें, पैरेलल में। सीरीज में कब होता है, जब ये स्प्रिंग इससे जुड़ी रहती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहां से K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2, समांतर में है तो ये होगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक। अब देखो, अब इसको देखो, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को देखोगे तो यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, K1 और K2 तो समांतर में दिख रहा है, पैरेलल में ये आपको दिख रहा है, ये पहले से दिख रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो पैरेलल जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा इसको समझने वाली बात है, क्या ये कोई स्प्रिंग से जुड़ी हुई है या ये कोई स्प्रिंग से जुड़ी हुई नहीं है, भाई अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि K है, इन दोनों का इक्विवेलेंट K है, तो इसके बराबर मैं मान सकता हूं कि भाई यहाँ इस साइड K है और यहाँ इस साइड K3, मैंने मान लिया कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, इक्विवेलेंट बन रहा है K, और ये इस साइड K3, तो ये K और K3 किसमें होंगे,
पैरेलल में। कहने का मतलब ये है कि तीनों ही किसमें है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तीनों ही किसमें आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट हो जाएगा वही K1 प्लस K2 प्लस K3। समझ गए? जहां पे एक्चुअली मैं इसको ये मान सकता हूं कि इसका यदि कॉम्बिनेशन K है, K बराबर क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट, सॉरी K बराबर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। बात क्लियर? फिर आप इसको यदि आगे देखो कि भाई के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट बराबर ये वाला के और ये K3 आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पे के क्या बन जाएगा, के बन जाएगा K1 प्लस K2 और प्लस K3। बात क्लियर? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, भाई ये तो दिख रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। इस पर ध्यान रखना, इस पर फोकस करना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी फिर वो वाला कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ साथ में आ रहा है। ऐसा कुछ भी हो चीज तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसमें है, ये समांतर में है। किसमें है, समांतर में। बात क्लियर? क्योंकि ये सेम ही चीज है। आप यदि इनकी यदि तुलना करो, यदि इसको मैं किसमें पैरेलल में मानूं K1 और K2, तो इस केस में क्या हुआ, इसका एक सिरा दीवार से, दूसरा किससे, द्रव्यमान m से, इसका भी एक सिरा दीवार से, दूसरा किससे, द्रव्यमान m से। तो यहां भी देखो, इसका एक सिरा दीवार से, दूसरा सिरा द्रव्यमान m से, इसका एक सिरा दीवार से, दूसरा सिरा द्रव्यमान मास m से। बात क्लियर? जबकि सीरीज में तो क्या होता है, ऐसे होता है, इसका एक सिरा दूसरी स्प्रिंग के सिरे से कांटेक्ट हो। तो सीरीज तभी होगा जब एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से जुड़ी हुई हो। बात क्लियर? चलिए, बहुत ज्यादा काम का कॉन्सेप्ट आप सीख लिए और बढ़ते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये आपको सिस्टम दिया हुआ, इसका टी ज्ञात करना है, टी यानी कि आवर्तकाल। सिंपल सी बात है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई m अपॉन के, के किस क्या जाए, के इक्विवेलेंट, इसका टोटल के इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे m की क्या है, एक्चुअली 2m है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m। क्लियर? ठीक। अब देखो, तो पहले इसको पूरा पूरा सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखो, यहां से दिख रहा है आपको 4k और 4k, ये किसमें है आपस में, ये है सीरीज में। ये किसमें, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो दिख रहा है, दिख भी रहा है भी। ये स्प्रिंग इससे जुड़ी हुई है, दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी हुई है, ये दोनों स्प्रिंग भी किसमें, सीरीज में, ये स्प्रिंग भी किसमें, सीरीज में। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर दो इसको। 4k और 4 किसमें, सीरीज में है, तो सीरीज में मिलकर क्या बन जाएगा, 2k। फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना कितना जाएगा, 2k, और नीचे k है ही, ठीक है, 2m, ये देखो, और 2k और 2k क्या क्या बन जाएगा, 1k, यानी कि k। बात क्लियर? ठीक है, तो ये सीरीज में। अब देखो, मैंने पीछे अभी एक एग्जांपल बताया कि इस टाइप का कुछ भी होगा, तो ये देखो, ये किसमें बन रहा है, ये बन रहा है किसमें, पैरेलल में, तो है ये दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 2k और k पैरेलल में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3k प्लस 2m, सॉरी ये 2m जुड़ा हुआ और k। अब देखो मैटर यहां पे आ जाता है, इस टाइप का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो वो किसमें होता है, पैरेलल में होता है। किसमें होता है, पैरेलल में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि k इक्विवेलेंट कितना जाएगा, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। 3k और k क्या हो जाएगा, 4k। पैरेलल में क्या होता है, जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4k, तो t निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k, m कितना है, 2m, और k इक्विवेलेंट कितना है, 4k, क्या 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या हो जाएगा, रियल में आप लास्ट में आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2k, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन 2k, ठीक है। 2 से ये 4 कट गया, इसलिए अब करते हैं इस सवाल को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये सवाल हो गया था, बस ये स्प्रिंग कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। अब आपको कोई कुछ नहीं घुमा सकता, ठीक, ऐसे होते हैं, इससे टप कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, हालांकि मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग जो कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट जोड़े तो चीजें बन सकती है, लेकिन वो आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरे फिजिक्स नहीं है, लिमिटेड चैप्टर ये फिजिक्स के, तो सारे कॉन्सेप्ट नहीं डाले जाएंगे इसमें, ठीक। चलिए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो लेवल मैं लेके चल रहा हूँ ना, वो सफिशिएंट है। मैं बताया कि स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको 2016
के हिसाब से क्या पूछा जा सकता है वो लेवल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 2016 जिस तक पेपर भी आ गया तो आप मेरे वीडियो देखने के बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद 2018 जैसे आ गया तो हो ही जाएगा, 2022 तो भाई साहब ऐसे कर लो चुटकियों में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इस वाले में निकालना आपको आवर्ती, आवर्तकाल, कोणीय आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टी इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, एम अपॉन के, ठीक है, एम अपॉन के। तो 2 पाई एम कितना है, देखो केजी में दिया हुआ है, ठीक है, केजी में दिया हुआ है, ये न्यूटन प्रति मीटर में ये है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर में 0.1, ये देखो 0.1 यानी कि ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा 100, और 100 का जब आप रूट निकालोगे तो कितना आएगा 10, तो यानी कि कितना हो जाएगा 20 पाई, टी इक्वल टू 20 पाई सेकेंड, टी इक्वल टू 20 पाई सेकेंड, ठीक, टी इक्वल टू 20 पाई सेकेंड। अब टी निकल गया तो आवर्ती क्या होती है फ्रीक्वेंसी 1/t, यानी कि 1/20 पाई, और इसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, 1/20 पाई हर्ट्ज। अब आपके पास 1/20 पाई हर्ट्ज ये आ गया। अब आपको निकालना है कोणीय आवर्ती ओमेगा, तो आप किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एक तो ये होता है फॉर्मूला 2 पाई एफ, एक होता है 2 पाई अपॉन टी, कोई भी फॉर्मूला आप करो अप्लाई, टी यानी कि आपको 20 पाई पुट करना है, ओमेगा यानी कि 1/, ये लिखो तो 1/20 पाई पुट करना है, बात वो ये चीज वही आएगी, ठीक है। जब पुट करोगे 2 पाई 1/20 पाई, 2 पाई तो 1/20 पाई यानी कि क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा जाएगा 0.1 रेडियन पर सेकेंड, 0.1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्या वेलकम, वेलकम से भी निकाल सकते हो, के कितना है 0.1 रूट में, और एम कितना है 10, ठीक है, पॉइंट हट के 0 नीचे आ जाएगा, 1/100 रूट में, तो जब बाहर निकालोगे तो 1/10, और 1/10 यानी कि भाग दोगे तो 0.1, 0.1 ओमेगा की क्या होती है यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्सेप्ट, मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, थोड़े मतलब हटके, ठीक है। एग्जाम में पूछने के बहुत कम चांस, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछा जा सकता है, मेरे ऐसा एग्जामिनर बैठ गया तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब देखो दो मस्त सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों ही सवालों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि दोनों में ऐसे एक द्रव्यमान F1 है, उसके ऊपर एक मास M2 रखा हुआ है, एक मास M1 है उसके ऊपर एक मास M2 रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक मास M1 है इसके ऊपर मास M2 रखा हुआ है। यहाँ पे देखो म्यू, म्यू क्या होता है घर्षण गुणांक, म्यू क्या होता है घर्षण गुणांक, यानी कि म्यू इक्वल टू इनफाइनाइट, मैंने मान लिया यहाँ पर कितना म्यू इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या म्यू इक्वल टू 0, ठीक है, म्यू इक्वल टू 0, बात क्लियर, यानी कि बिल्कुल चिकना है, M1 और M2 के बीच में कोई घर्षण नहीं है, M2 के ऊपर M1 के ऊपर M2 रखा हुआ है, तो यदि आप फिसलाओगे तो मतलब कोई घर्षण नहीं होगा, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसका स्प्रिंग नियतांक के है, इसका भी के है, आपको ज्ञात करना है टी, दोनों ही केस में टाइम पीरियड ज्ञात करना है, टी टी ज्ञात करना है। अब देखो पहले मैं इसको बताता हूं, मस्त कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग जुड़ी हुई किससे है, इससे M1 से स्प्रिंग जुड़ी हुई है। अब जैसे ही आप, मैंने माना कि इसको भाई आवर्तकाल देने के लिए, मान लो कि भाई इसको खींचने के लिए आप खींचोगे, M1 को खींचोगे तो क्या M2 साथ में आएगा, नहीं आएगा भाई, क्यों आएगा, M2 साथ में क्यों आएगा, अगर आपने माना इस M1 को खींचा है तो M2 साथ में क्यों आएगा, और अगर मान लो इसने, आपने ऊपर वाले M2 को खींचा है तो M1 साथ में क्यों आएगा, नहीं आएगा, साथ में लाता कौन है, साथ में लेके आता है घर्षण। यदि दो चीजें हैं, ये मान लो M2 है और ये M1 है, ठीक है, यदि आप M1 को खींच रहे हो
M1 के खींच रहे हो तो M2 साथ में तभी आएगा जब इनके बीच में घर्षण होगा, सफिशिएंट घर्षण होगा। ठीक है, अगर घर्षण वाला चैप्टर पढ़ लिया होता ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके लिए सवाल इजी हो जाता। हालांकि फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट अपने है नहीं, ठीक है, लेकिन पूछने को थोड़ा बहुत चीजें मिला के एग्जामिनर पूछ सकता है कुछ भी। और तो सवाल भी बहुत ही गजब है, आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कि सब मजा आ गया। तो भाई आप M1 को खींच रहे हो ना, M1 को खींच रहे हो, ठीक है, तो M2 तो साथ में आएगा ही नहीं। यदि यहाँ पे घर्षण होगा, सफिशिएंट घर्षण होगा तभी M2 साथ में खींच के आएगा, तभी M2 साथ में खींच के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। तो यानी कि आप जब इसको खींचोगे ना, जो इसको खींचेगा ना, खींचने वालों को सिर्फ ये फील होगा कि ये M1 द्रव्यमान है, ये M2 फील ही नहीं होगा। M2 फील होगा कब, जब ये साथ में आएगा तो फील होगा ना भाई, ये साथ में ही नहीं आएगा। आप इसको खींचोगे ना तो M2 तो ये यहाँ का ये नीचे गिर जाएगा धड़ाम, और M1 आगे चला जाएगा खींचोगे तो। ठीक है, फोर्स लग किस पे रहा है, M1 पे। ठीक है, साथ लेके कौन आता है, साथ जो फ्रिक्शन लगता है इनके बीच में वो लेके आता है, वो फ्रिक्शन फोर्स खींच के इसको लेके आता है। फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये साथ में नहीं आएगा। तो जो खींचने वाला होगा ना उसको फील भी क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान M2 तो है ही नहीं, उसको दिख जरूर रहा होगा, लेकिन मान लो वो यदि अंधा है, ठीक है, दिखता तो उसको क्या फील होगा, M1 ही फील होगा। आप घर पे भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो कि आप क्या चीज ले लो, बहुत चिकनी कोई चीज ले लो, दो दो वो है ना, दो बहुत चिकनी कोई चीज ले लो, ठीक है, यानी कि जैसे कि ताश होती है, कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स में से आप एक कार्ड्स निकाल भी देते हो ना, तब भी बहुत बार फील नहीं होता। आप मतलब ऐसे कोई चिकनी जगह पे रखो, ठीक है, चिकनी जगह पे रखो और वहां से ऐसे खींचो, तो आपको मतलब क्या फील होगा भाई, जो खींचा है, जो चीज खींची है उसका वेट फील होगा, बाकी का चीज नीचे गिर जाएगी, वो वेट आपको फील ही नहीं होगा। तो आपके लिए तो क्या होगा, मास सिर्फ M1 ही हो गया, ये M2 मास काम का ही नहीं है, यहाँ पे घर्षण ही नहीं है, समझ गए। यदि आप इसको खींच के छोड़ोगे ना, यदि M2 को खींचोगे, ठीक है, तो सीधा M2 साइड में आ जाएगा, M1 वही रहेगा, क्योंकि M2 को खींचने पे M1 साथ में तभी आएगा जब फ्रिक्शन होगा। यदि आप M1 को खींचोगे तो M2 साथ में तभी आएगा जब फ्रिक्शन होगा। बात क्लियर। तो आप M1 को खींच के छोड़ोगे ना तो एक्चुअली ये जो K है स्प्रिंग, इस वाले जो M1 को ही फील कर पाएगी, ठीक है, इसको तो फील नहीं कर पाएगी तो गिर जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे गिर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, ठीक है ना। आप ये मत कहना कि सर जैसे आप खींचोगे या ऐसे दबाओगे, ठीक है, तो ये नीचे गिरे सर, फिर बीच में आएगा ना, ये समझ लो किसने उठा लिया, जैसे ही गिरा किसी ने उठा लिया, गायब कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर इस केस में यदि आप T लिखोगे, T इक्वल टू 2 पाई M1 अपॉन K आ जाएगा, M1 अपॉन K। M2 का कोई रोल ही नहीं होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो है, साथ में नहीं आएगा, ठीक, सिंपल सी बात है। दूसरा, आप नहीं हो तो एक बहुत बार कुछ एग्जाम्पल रखना देख के करके, जैसे कोई गाड़ी भी है ना, बस भी है ना, ये बस जा रही है और बस के अंदर आप बैठे, आप मतलब खड़े हो, ठीक है, बस के अंदर आप खड़े हो, बस ऐसे जा रही है। यदि बस में आप खड़े हो, आपके पैर और ये जो बस की जो सरफेस सतह उसके नीचे यदि घर्षण नहीं है ना, तो ये तो जाएगी आगे, लेकिन आप यहाँ के ये रहोगे, यहाँ के ये रहोगे, तो मतलब यहाँ लास्ट में जाके इसके टकरा जाओगे। फिर इसके टकराने के बाद ये वाली दीवार आपको साथ में बल लगा के इस साइड लेके जाएगी, बस की आखिरी वाला पार्ट। नहीं तो जब तक बस चलेगी, जब तक ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आ जाए तब तक आप यही रहोगे ऐसे, मतलब ठीक है, मतलब यानी कि मतलब बस तो आगे जाएगी, आप यही रहोगे, तो लास्ट में आके क्या होगा, ये वाला पार्ट आपसे टकरा जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए घर्षण इंपॉर्टेंट है, घर्षण क्या है, इंपॉर्टेंट। बात क्लियर। चलिए अब इस केस में देखो, तो इस केस में मैंने लिख दिया म्यू इनफाइनाइट यानी कि सफिशिएंट घर्षण है, सफिशिएंट घर्षण है जो इसको साथ में लेके जाएगा। तो बस इसको स्प्रिंग को क्या फील होगा, दोनों ही में फील होगा, इसको दोनों ही मास फील होगा, तो इसको जो टोटल मास फील होगा वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो यानी कि T इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई M1 प्लस M2 अपॉन K। बात क्लियर, ठीक है। तो किस किस को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और मजा आया मुझे जरूर बता देना कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। चलिए आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट। अब आपने ये तो पढ़ा है कि भाई जो स्प्रिंग है वो एक्चुअली में मतलब 1 2 3 ऐसे हो, तो अब यदि द्रव्यमान यदि ऐसे लगे हो, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन हो, देखिए स्प्रिंग के इस साइड द्रव्यमान लगा हुआ है,
ठीक है। तब इसका आपको आवर्तकाल कैसे निकालोगे, इसका आवर्तकाल कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, इसका पूछे, ठीक है। हालांकि ये सवाल ऐसे कम पूछे जाएंगे और ज्यादा इसके पीछे भागना भी नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो देख लो एक बार, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस चीज को, ज्यादा मतलब ऐसे इसकी तह में मत जाना। इसका भी फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं ये कहां से आया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली याद रखो उसको। देखो यदि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एक साइड M1 लगा हुआ, एक साइड M2 इस साइड लगा हुआ, बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, तो आप यदि क्या करिए दोनों को ऐसे ऐसे खींच के यदि छोड़ दो ना तो ये ऐसे ऐसे होगा, दोनों द्रव्यमान ऐसे 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 आगे पीछे क्या होगा, उनका आवर्त मतलब मोशन होगा, वो ऐसे ऐसे होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उस केस में आपको निकालना है आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक्चुअली टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ म्यू अपॉन के, जब म्यू क्या है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इसको बस याद कर लो, ठीक है। इसको भी मैं डेराइव कर सकता हूं, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए अपन करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। बस इसको ध्यान रख लो, पता रखो। मोस्टली ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती आपको, लैब स्टैंड में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन कोई हरामी बैठा हो, ठीक है, तो बना दे इक्वेशन, तो ध्यान रखना जहां पे म्यू क्या होगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लेवल आपको नहीं रखना, और यहां पर ये स्प्रिंग मास सिस्टम होता है खत्म, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे सरल लोलक यानी कि पेंडुलम, ठीक है। आप स्प्रिंग मास सिस्टम का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो विद इन दिस बाउंड्री, यानी कि मतलब जो मैंने पढ़ाया है इस लेवल में कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर, मतलब जो मैंने बताया ना आपको कि मतलब क्या ये जो एररलेस बुक है, एररलेस बुक के सवाल आप सॉल्व कर लो, आपसे मतलब मोस्टली सवाल हो जाएंगे, कुछ एक दो सवाल जिसमें कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट मिला रखा है, ठीक है, वो नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। और इनमें आप देखोगे ना, इनमें भी सेम वही चीज होगी। स्प्रिंग में जैसे कि आप देखोगे ये M लगा हुआ है, तो इसमें जैसे कि आप खींच के छोड़ोगे तो माध्य स्थिति ये होगी, ठीक है। आप इस साइड खींचोगे, X खींच लिया, ठीक है, तो इसका जो आयाम होगा वो क्या होगा, जितना खींचा है एम्पलीट्यूड वो होगा इसका आयाम, फिर वो इस साइड क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इस साइड आयाम A इस साइड B है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, वेग मैक्सिमम होगा, V मैक्सिमम होगा, यहाँ वेग मिनिमम, ठीक है। मीन पोजीशन में वेग क्या होगा, मैक्सिमम, सीमांत स्थिति में वेग मिनिमम, सेम होगी वो चीजें होगी सारी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे अपन उसमें पढ़ेंगे पेंडुलम सरल लोलक, उसमें भी ऐसे, ये माध्य स्थिति V मैक्सिमम, ये ऐसे ऐसे करेगा सरल लोलक पेंडुलम, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछे कि मतलब यहां पर इस केस में क्या होता है, सारी एनर्जी स्प्रिंग की स्थिति जुड़ जाए, यानी कि पोटेंशियल में होती है, ठीक है। फिर वापस यहाँ आती है, सारी किसमें बदलती है, काइनेटिक में, गतिज में, वापस दब गई तो वापस किस में आ गया, पोटेंशियल में, ठीक है। वापस इस साइड जाएगी तो वापस किसमें आएगा, काइनेटिक। तो ऐसे होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक है। सेम की सेम वही स्थिति, यानी कि माध्य स्थिति मीन पोजीशन पर किसमें होगा, काइनेटिक, सीमांत पर पोटेंशियल बीच में दोनों का मिक्सर, थोड़ी पोटेंशियल होगी थोड़ी काइनेटिक, यहाँ पर थोड़ी पोटेंशियल थोड़ी काइनेटिक, सेम टू सेम चीज इसमें भी कैसे इसमें भी यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर काइनेटिक। नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में अपन यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास कैसी रही जरूर बताना। थैंक यू सो मच।